गाइज, मेरा नाम अर्जुन कुमार है और मैं आपको इस वीडियो में जेईई मेन 13 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट का फिजिक्स का पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस कराने वाला हूं। सो गाइज, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपका काम क्या होगा कि आप पॉज करके एक बार इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल्स इक्वेशन इज वैलिड फॉर टाइम वेराइंग कंडीशंस बट नॉट वैलिड फॉर स्टैटिक कंडीशन। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से जो है टाइम वेरिंग के लिए वैलिड है लेकिन स्टैटिक के लिए वैलिड नहीं। तो ये तो आपका टाइम वेरिंग के लिए भी वैलिड है और स्टैटिक के लिए भी वैलिड है, और ये भी स्टैटिक के लिए वैलिड है। क्योंकि जब स्टैटिक होगा तो 5v0 होगा तो ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो हो गया, लेकिन इसमें जब स्टैटिक हो जाएगा ये तो हमेशा ही जीरो हो जाएगा, तो इसलिए ये वैलिड नहीं है। अगर स्टैटिक होगा, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपका स्टैटिक है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस थोड़ी ना कर पाइएगा, इसलिए ये क्या है, ये फैराडेज लॉ को ही दिखा रहा है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फैराडे लॉ क्या बोलता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि स्टैटिक कंडीशन में ये 5b तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस ही नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, तो आप एक बार इसको पॉज करके ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, the different combinations of three resistors of equal resistance are as shown in the figure. The increasing order for the power dissipation is। अच्छा, तो इसमें पावर डिसिपेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो सब में हम क्या करेंगे, आर नेट कैलकुलेट करेंगे और आई दिया हुआ है, आई के टर्म्स में पावर लिख देंगे। तो इस वाले केस में आर नेट क्या हो जाएगा, इस वाले केस में आर नेट, ये का रिजल्टेंट आर और आर ये दोनों पैरेलल में है तो r/2 हो जाएगा, r/2 और प्लस आर 3r/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर होता है फॉर्मूला, तो आई स्क्वायर इंटू 3r/2 ये हो गया। अब इसका हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में तो 2r हो गया और इसके साथ में ये पैरेलल में, तो 2r, इनका मतलब आर नेट निकालने का तरीका दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, तो 2r इंटू आर अपॉन प्लस आर, मतलब 2r/3, ऊपर 2r है, नीचे एक r से कैंसिल हो जाएगा, 2r/3, यहाँ पर पावर आ जाएगा आपका आई स्क्वायर आर, मतलब आई स्क्वायर इंटू 2r/3। अब इस केस में आर नेट क्या हो जाएगा, r/3, क्योंकि तीनों पैरेलल में और इक्वल है, और तो पावर हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू r/3। फिर इस वाले केस में आर नेट हो जाएगा r+r+r 3r, तो पावर हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू 3r। तो आप देखिए कि ये वाले के साथ कितना फैक्टर है, 1.5, इस वाले के साथ है 0.66, 1/3 का मतलब 0.33, ये 3 है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा क्या होगा, पावर इन डी, उससे जस्ट छोटा कौन सा है, 1.5 वाला मतलब सी, मतलब ए, उसके बाद जस्ट छोटा ये बी वाला, पावर इन बी। अब आएगा लास्ट 0.33 मतलब सी वाला, ये तो बी है, यहाँ पे बी है, ये पावर इन सी, मतलब DABC, डी सी, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, आप एक बार इसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, a vessel of depth d is half filled with oil of refractive index n1 and other half is filled with water of refractive index n2. The apparent depth of this vessel when viewed from the above। क्या है कि एक वेसल दे रखा है जिसका टोटल डेप्थ d है, बोल रहा है कि आधे में कोई और है लिक्विड और आधे वाले में मान लीजिए ये वाटर है। बोल रहा है कि पहले वाले में हाफ इज फिल्ड विथ वाटर एंड हाफ इज विथ ऑयल, ऑयल वाले का है मान लीजिए ऊपर होगा पानी है तो n1, इसका वाटर है तो वाटर नीचे हो जाएगा तो n2, और अब हाफ हाफ है तो इसको d/2 ले लेंगे, इसको भी d/2 ले लेंगे। पूछ रहा है कि इसका अपरेंट डेप्थ क्या होगा,
तो आप ये फॉर्मूला जानते होंगे। मान लीजिए h हाइट है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये वाला का जो h डैश आता है वो आता है h अपॉन म्यू। ये इसका जो म्यू है इस वाटर का, मतलब जिस मीडियम में ये रखा है, तो मान लीजिए इसका म्यू है म्यू, इसका अगर म्यू मान लें इसके रिस्पेक्ट में, ये वाले इस वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे म्यू लिखते हैं, मतलब म्यू अपॉन, अगर ये 1 है तो 1 आएगा, 2 रहता यहाँ पे। मान लीजिए इसका जहाँ जिस मीडियम से आप देख रहे हैं उसका वैल्यू 2 रहता तो यहाँ पे 2 आता, लेकिन अगर यहाँ एयर होता है तो मैक्सिमम केसेज में यहाँ पे 1 आता है, इसलिए h बाई म्यू। उसी तरह इस वाले केस में, इस वाले मतलब हाफ के लिए क्या हो जाएगा, अपेरेंट डेप्थ d बाई 2 मतलब h इंटू n1, प्लस इसके लिए d बाई 2 इंटू n2। अब d बाई 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो 1 अपन n1 प्लस 1 अपन n2। अभी इसका एलसीएम ले लेंगे तो d बाई 2 इंटू n1 प्लस n2 अपॉन n1 इंटू 2, ये आ गया आपको। तो ये ऑप्शन नंबर दे रखा है आपको किसमें, d इंटू n1 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2, ऑप्शन 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप एक बार इसका ट्राई करेंगे। ये थियोरेटिकल सवाल है। द सोर्स ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में बी, पूछ रहा है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। परमानेंट मैग्नेट से क्या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो नहीं। आप इससे मतलब एग्जैक्टली टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं निकाल सकते। अब इससे क्या आप ले सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग लीनियरली विथ टाइम। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लीनियरली विथ टाइम चेंज कर रहा है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड तो निकलेगा लेकिन वो वेरिंग नहीं होगा। अच्छा, डायरेक्ट करंट तो वही हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ही हुआ। और उसके बाद में है डी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल अगर मूविंग है, केवल मूव कर रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, लेकिन अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या होगा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि एन एंटीना फेड विथ डिजिटल सिग्नल, ये तो कुछ और ही दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप एक बार इसको ट्राई करेंगे। ये आसान सा सवाल है काइनेमेटिक्स का। Two trains A and B of length L and 4L are traveling into a tunnel of length L in parallel tracks. एक ट्रेन है A जिसका लेंथ है L, मान लीजिए ये है, और एक ट्रेन है B जिसका लेंथ है 4L। 4L ये वाला A, अच्छा स्मॉल l है, ये भी स्मॉल l है, ये है A, ये है B। अच्छा, टनल ऑफ लेंथ कैपिटल L, मान लीजिए ये वाला आपको टनल है, इसमें ये जा रहा है कैपिटल एल में। तो बोल रहा है कि पैरेलल ट्रैक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस, ये मान लीजिए इधर जा रहा है ए तो बी इधर से आ रहा है, तो जाके अपोजिट हुआ। अब विथ वेलोसिटीज 108 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, मतलब ए का स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी ऑफ ए यहाँ पे लिखेंगे 108 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 108 इंटू मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है, 5 इंटू 1/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 18 6 या 108 तो 30 मीटर पर सेकंड आ गया, और वेलोसिटी ऑफ बी इन द सेम वे आ जाएगा 72 इंटू 5/18 से इसको भी कर देंगे तो 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि बी जा रहा है इधर 20 मीटर पर सेकंड से, ए जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से। तो बोल रहा है इफ ट्रेन ए टेक्स 35 सेकंड लेस टाइम देन द ट्रेन बी टू क्रॉस द टनल देन द लेंथ एल ऑफ द टनल, और एल और एल के बीच में रिलेशन दे रखा है। टाइम टेकन बाई ए क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाई ए तो क्या है कि ए वाला जब निकलेगा यहाँ से, मान लीजिए इधर अंदर जा रहा है तो ए यहाँ पे निकलेगा टाइम ऑफ ए के लिए, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये वाला पॉइंट यहाँ चला गया है, मतलब ये वाला लेंथ और प्लस ये वाला पॉइंट कितना आगे गया है, ये इतना और आगे गया, मतलब कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल, ये बाई
इसका वेलोसिटी ऑफ ए 30 है। उसी तरह टाइम ऑफ भी निकल जाएगा। टाइम ऑफ भी निकालने के लिए इतना तो चलेगा ही, प्लस इसके बॉडी का जितना लेंथ है, मतलब एल प्लस स्मॉल 4l बाई इसका स्पीड 20। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी वहीं लिखे हैं। तो बोल रहा है कि ए टेक्स 35 सेकेंड्स लेस, मतलब ये वाला 35 सेकेंड कम है इससे, मतलब अगर इसमें हम 35 सेकेंड जोड़ दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब तो इसको इक्वल करेंगे तो आ जाएगा कितना, कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल बाई 30 प्लस 35 इज इक्वल्स टू एल प्लस 4l बाई 20। अब इसको 35 को इधर ही रहने देते हैं और इसको उधर लेके जाएंगे, एल प्लस 4l बाई 20 माइनस कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल बाई 30। तो 30 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। अच्छा, इसको ये 3 बार में जाएगा तो 3l प्लस 12l माइनस 3 2 जा 6, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें 2l माइनस 2 इंटू स्मॉल है, तो ये कट के आएगा कितना, दिस इम्प्लाइज 35 इज इक्वल टू 3l माइनस 2l, 3l माइनस 2l, तो 2 मतलब स्मॉल l फिर 12l माइनस, अच्छा ये आपको है 3 कैपिटल एल है, ये 3 कैपिटल एल है, ये स्मॉल एल है, ये फिर ये कैपिटल एल, ये स्मॉल एल, तो 3 कैपिटल एल माइनस 2l, तो ये हो जाएगा कैपिटल एल, फिर 12 कैपिटल एल माइनस स्मॉल 2l, तो ये हो जाएगा प्लस 10l डिवाइडेड बाई 60। अच्छा, अगर हम यहाँ पे l का वैल्यू पुट कर दें, हमको निकालना है कैपिटल एल, तो स्मॉल एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, l बाई 60, एल कैपिटल एल प्लस 10 इंटू एल बाई 60, इसको लिख सकते हैं। स्मॉल एल को यहाँ से अगर निकाल लें बाई 60 ये है ही, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 से 10 गया, तो एल प्लस एल मतलब 6l प्लस एल 7l बाई 6 इंटू 60 इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। अब ये 7 से 7 5 जा 35, एल इज इक्वल टू आ जाएगा ये इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, 3l माइनस 2l कैपिटल एल प्लस 4 3 जा 12 और माइनस 2l, तो 10l, तो 10l की जगह पर हम लिख दिए कैपिटल एल बाई 60, तो ये हो गया आपको एल बाई 6, 6l प्लस एल 7l बाई 60 इंटू 6, तो ये हो गया 7 5 जा 35, उसके बाद में आ गया हाँ ये ठीक है 60 इंटू 6, 60 इंटू 60 6 इंटू 5 करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, 30 इंटू 6 18, मतलब 1800 मीटर, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। ठीक है, 6 5 जा 30 मतलब 300 इंटू 6 3 जा 1800 आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, एक बार ट्राई करेंगे आप। The ratio of powers of two motors is this, that are capable of raising 300 kg water in 5 minutes. ये वाला 300 kg water in 5 minutes and 50 kg water in 2 minutes respectively from a well of 100 meter deep. The value of x will be. अच्छा, बोल रहा है कि पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि मान लीजिए कोई वेल है इतना गहरा 100 मीटर डीप, यहाँ से पानी को उठा के लेके जा रहा है, कितना केजी, 300 केजी पानी। ए वाले के केस में मान लीजिए पहले वाले का निकाल रहे हैं हम, जो 300 केजी पानी 5 मिनट में ले जा रहा है, 300 केजी पानी को ये 5 मिनट में ऊपर लेके चला जा रहा है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, इतना एनर्जी बाई टाइम, मतलब एनर्जी कितना ये इसमें ऐड किया, मतलब यहाँ से यहाँ ले जाने में इस पानी में कितना एनर्जी ऐड हुआ, mgh, तो m 300 इंटू जी नहीं पता, मतलब जी को जी रहने देंगे, इंटू एच को एच रहने देते हैं मान लीजिए, और टाइम दे रखा है 5 मिनट, 5 मिनट
तो 5 मिनट रहने देते। ये हो गया P1। उसी तरह P2 आ जाएगा, इसका 5 kg दिया वाटर, 50 इंटू जी इंटू हाइट तो वही है, इतना ही ऊपर उसको भी ले जा रहा है, h डिवाइडेड बाई 2, तो P1/P2 क्या हो जाएगा, इसी का रेशियो दे रखा है। तो ये जी से जी कटेगा, एच से एच कटेगा, तो ये बचेगा 300/5 इंटू 50/2। अच्छा, ये कट जाएगा ना जी और एच, बचेगा 300/5 और 50/2। ये फिर 2 ऊपर चला जाएगा, मान लीजिए यहाँ इसको लिख दिए, तो ये बचेगा 5×6 = 30। तो फिर 6×2 = 12/5 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3√x/√x+1। तो अब पूछ रहा है ये इसमें x का वैल्यू क्या होगा, तो फिर 3×4 = 12 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो दोनों तरफ अगर मान लीजिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, 4√x+4 इज इक्वल टू आ जाएगा 5√x। अब ये हो जाएगा, इधर 4√x एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2√x आ जाएगा 4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 16। मतलब 6 का कौन सा सही होगा, ऑप्शन 4। ये आंसर भी हमने लिख रखा है, 6 का 4। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिए। A planet having mass 9 me and radius 4 re, where me and re are masses and radius of Earth respectively, has escape velocity in km per second given by। अच्छा, escape velocity of Earth भी दे रखा है। अच्छा, escape velocity का फॉर्मूला होता है ये escape इज इक्वल टू √, जो कि केवल जिस प्लानट से आप escape कराना चाह रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, केवल उस प्लानट के मास और रेडियस पे डिपेंड करता है। तो 2g मास ऑफ जिस प्लानट से आप एस्केप कराना चाहे, मान लीजिए अर्थ के लिए लिख रहे हैं, तो 2gme/re हो जाएगा, ये अर्थ के लिए हो गया। और वो बोल रहा है कि ये प्लानट, किसी प्लानट के लिए, मान लीजिए किसी प्लानट के लिए भी एस्केप हम कितना लिख सकते हैं, √2g इंटू मास ऑफ दैट प्लानट अपॉन re। अच्छा, इसको हम लिख सकते, अच्छा इसका भी वैल्यू दे रखा है 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, मतलब 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर को हम लिख सकते हैं किलोमीटर, ये पर सेकेंड रह गया। 2g, यहाँ पे इसके बदले में जी का जी लिख दिए, MP दे रखा है 9 m लिख सकते हैं इसको, अपॉन RE की जगह, मतलब द प्लानट का जो रेडियस है वो 4re दे रखा है, रेडियस ऑफ यहाँ प्लानट लिखना, तो RP दे रखा है 4re। तो 9/4 में से 9 के बदले में 3 बाहर आ जाएगा, 4 के बदले में 2 बाहर आ जाएगा, √2gme/re आ गया। ये 2gme/re का वैल्यू 11.2 दे रखा है, 3.2 इंटू किलोमीटर पर आवर में ही पूछा, किलोमीटर पर सेकंड में ही पूछा, ये किलोमीटर पर सेकंड में इसका वैल्यू 11.2 है। बस इसका जब हम करेंगे इसमें, मतलब 1.5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1.5, इसमें 1.5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाना चाहिए इसका आंसर, 11 डेढ़ है 16.8, मतलब 22 तो होगा नहीं, 22 से भी कम होगा आंसर, तो और 11.2 होगा नहीं, मतलब ऑप्शन 2 सही है। सो गाइज, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 है, आप इसको ट्राई करिए। The difference between threshold wavelengths for two metal surfaces A and B having work function phi A is equal to 9 electron volt and phi V is equal to 4.5 electron volt in nanometer age। तो आप ये जानते होंगे कि क्या होता है, E इज इक्वल टू hc/λ। ये वर्क फंक्शन का मतलब क्या है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट एन इलेक्ट्रॉन, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो इसलिए वो पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा क्या हो जाएगा hc/E। और ये hc का वैल्यू दे रखा है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में। तो इसको अगर हम इससे डिवाइड कर दें एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो आपको आंसर ये आएगा जो नैनोमीटर में आएगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1242/9, वन, ये कैलकुलेटर को भी
सेटअप किसी ने तो कर दिया। 242/9 की 138 नैनोमीटर। उसी तरह लैम्डा ऑफ बी निकल जाएगा 1242 अपॉन ये 4.5। तो ये आना चाहिए आपको 4.5, यानी कि सीधे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 276। और लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए पूछा है, तो ये इसका दोगुना है, मतलब 138 ही आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 8 का 2 सही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ब्लैक पेन। अ बुलेट 10 ग्राम leaves the barrel of gun with a velocity of 600 meter per second. If the barrel of gun is 50 centimeter long and mass of the gun is this, then the value of impulse supplied to the gun will be। इसमें पूछ रहा है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। इसको अब फोर्स आप क्या जानते हैं? फोर्स होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और इसको फोर्स इनटू टाइम अगर आप करिएगा तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा पी के इक्वल आ जाएगा। मतलब इम्पल्स क्या आ जाएगा? एक मिनट फिर से बता देते हैं आपको। एफ क्या होता है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और दोनों तरफ टाइम से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा पी केवल बचेगा। एफ टी का मतलब इम्पल्स। इम्पल्स हो गया डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम ही निकालना है। तो बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ इम्पल्स अप्लाइड, तो ये निकाल लेंगे। और बुलेट है मान लीजिए 10 ग्राम का, लिफ्ट्स द बैरल ऑफ द गन। अगर मान लीजिए इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0, और फाइनल मोमेंटम कितना होगा? निकल जाएगा। अच्छा, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यही आएगा आपका इम्पल्स। तो पी फाइनल नहीं पता, मतलब ये पता है कि कैसे, मतलब पता है। अच्छा, पी अगर मान लीजिए इनिशियल और अगर जब ये गन और बुलेट एक ही में रखा हुआ था, तो इनिशियल टोटल दोनों का मोमेंटम मिला के पी इनिशियल ऑफ आपका गन प्लस पी इनिशियल ऑफ बुलेट दोनों मिला के 0 था। ये पी फाइनल के इक्वल होना चाहिए। मतलब पी फाइनल ऑफ पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल करेंगे तो इससे आपका वेलोसिटी ऑफ, मतलब ये गन आ जाएगा। केवल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखा है, तो क्या करेंगे? पी इनिशियल जो कि 0 है इज इक्वल टू पी फाइनल। पी फाइनल मान लीजिए क्या होगा? हाँ, 10 ग्राम है, मतलब इसको केजी में लिखेंगे तो 0.01 केजी ऑफ बुलेट इंटू इसका वेलोसिटी 600 प्लस मास ऑफ गन 3 केजी दे रखा है, इसका वेलोसिटी नहीं पता। अच्छा, ये है कि बुलेट जब आगे जाएगा तो गन पीछे जाएगा। मतलब क्या होगा कि मान लीजिए अगर हम इसको भी निगेटिव ले, माइनस भी, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ गन निकल जाएगा। ये 100, ये 6/3, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड आया गन, गन का वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यानी कि 6 इसका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 का 2। हाँ, अच्छा, चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हम क्यों ये वेलोसिटी ऑफ गन भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? ये जो आ रहा है, मतलब बुलेट में जो बुलेट को जो वेलोसिटी मिल रहा है वही तो इम्पल्स, मतलब इम्पार्ट कर रहा है ना गन। तो ये आपका आंसर 6 न्यूटन सेकेंड। मतलब डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी विल बी ये पी इनिशियल 0 था, पी फाइनल हो गया आपका बुलेट का मतलब वेलोसिटी इनटू मास ऑफ दैट बुलेट। तो 600 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इनटू मास 0.01, ये हो गया 100 से ये डबल जीरो कट गया, 6 न्यूटन सेकेंड आ गया। ठीक है। अच्छा, 9 का ऑप्शन भी दे रखा है 2, यानी कि 2 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 10, charge each of magnitude 0.01 coulomb and separated by a distance of this much mm constitute an electric dipole if the dipole is
placed in an uniform electric field E of 10 dyne per coulomb, making an angle of 30 degree with it, then the magnitude of torque. अच्छा, टॉर्क पूछा है तो टॉर्क क्या होता है? P क्रॉस E, जिसको लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा, और P क्या होता है? Q इंटू डी, मतलब Q है 0.01 इंटू डी है आपका 0.4 mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ मीटर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 10 डाइन पर कूलम। 10 इंटू डाइन का मतलब होता है ये आपको ये सीजीएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट है ये। तो कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रहने देते हैं। साइन 30 मतलब 10 साइन 30 का वैल्यू 1/2 लिख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कौन सा आ रहा है। तो ये 2 के फैक्टर में कुछ बनेगा, यानी कि 2 के फैक्टर में यही वाला आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 2 सही है। लेकिन इसमें कितना मल्टीप्लाई, मान लीजिए इतने कितना आ रहा है 10⁻³ बनेगा केवल इससे -2 और -3 -5 -4 और आ रहा है, यानी कि 10⁻⁻6 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपका ये हो गया आपको डाइपोल। हाँ, डाइपोल वाला ये हो गया, और उसके बाद में ई का वैल्यू 10 दे रखा था और साइन थीटा, यानी कि 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये एसआई यूनिट में आ जाएगा। इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन मीटर। मतलब ऐसे एग्जाम में भी अगर आप फंस जाते हैं तो ये आसानी से हो गया। कैसे कि फैक्टर आपको पता चल गया, लेकिन ये 10⁻³ वाला नहीं समझ में आ रहा है, तो ये ऑप्शन से एलिमिनेट होगी। लेकिन आपको क्लियर पता होना चाहिए कि डाइन अगर है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11, a disk is rolling without slipping on a surface. The radius of the disk is r. अच्छा, at t is equal to 0, the topmost point on the disk is A, as shown in the figure. When the disk completes half of its rotation, half rotation का मतलब क्या है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फुल रोटेशन का मतलब 2πr, मतलब इसी सरकमफेरेंस को ही तो कवर करता है फुल में, तो हाफ में क्या करेगा? इस सरकमफेरेंस 2πr का आधा मतलब πr। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, ये वाला पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो ये जब आधा चलेगा, मान लीजिए इधर, ये इधर चल रहा है, इधर चलेगा तो मान लीजिए इस साइड आ जाएगा, बोल रहा है आधा चलेगा, तो ये जब आधा चलेगा ना तो ये वाला पॉइंट पूरा नीचे आ जाएगा। अगर पूरा चलता तो फिर से ऊपर आ जाता, लेकिन आधा जब चलेगा तो यहाँ आ जाएगा। तो पूछ रहा है ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, तो आप देखिए तो ये तो आप ये r+r 2r हो जाएगा, और ये जितना चला ग्राउंड पे ये उतना ही ना, मतलब मान लीजिए इसको खोल देते हैं, ये वाला को अगर हम खोल देते हैं ये वाला पार्ट, तो यही यही तो इस ये वाला जो सर्कल है इसको कवर किया, मतलब πr ही डिस्टेंस ये इस वाले पाथ पे चला है, यानी कि इन दोनों या और ये राइट एंगल बन रहा है, ये वाला आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? √2r का होल स्क्वायर प्लस πr का होल स्क्वायर। बस अब r कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो 4 + π², यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, और 11 का 1 दिया हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 एक बार ट्राई करेंगे। ये मैच द कॉलम है। अच्छा, ये ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? सबसे नीचे वाला लेयर को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद में आपका आता है डी लेयर, उसके बाद में ई लेयर, उसके बाद में F1। तो इसके जस्ट बाद कौन सा होगा? डी लेयर, यानी कि बी का 4, उसके बाद में ई लेयर, ई का जस्ट इसके बाद यानी कि 3, और F1 क्या दिया है कि
एफ लेयर का सबसे पहला वाला भाग, यानी कि ए का टू सब में है। उसके बाद सी का आपको सबसे मिनिमम होना था, यानी कि सी का 3, ए का 2, सी का 3, बी का 4, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन नंबर 2। 12 का 2 दे भी रखा है, 12 का नहीं, 12 का 4 दे रखा है, ए का 2, बी का 4 है, ठीक है। सी का, अच्छा सी में गड़बड़ है का, सी का आपको है कितना, यहाँ से ट्रोपोस्फेयर सबसे मिनिमम होना चाहिए तो 10, सी का 1 होना चाहिए सर, सी का 1 होना चाहिए, हमने मार्क किया भी है, सी का 1 होना चाहिए, लेकिन गलती से हम 2 लगा देते, ठीक है। मतलब ट्रोपोस्फेयर सबसे मिनिमम होगा, सबसे कम मतलब सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर होता है, उसके बाद में बाकी सब लेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, the RMS speed of oxygen molecule in a vessel at a particular temperature is this, where V is the average speed of the molecule, then the value of x will be। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि RMS स्पीड है, तो RMS स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 3, अच्छा 3RT/m वी RMS होता है। अच्छा, ये दिया है आपका वी एवरेज, वी एवरेज होता है √8RT/m। अच्छा, और वी एवरेज होता है आपको, हाँ वी एवरेज 8RT/m, तो इसी को पुट कर देंगे, तो ये दे रखा है 3RT मतलब वी RMS, इसको इसके इक्वल करना है, इसके इक्वल करना है, मतलब 1 + 5/x रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू वी की जगह पर √8RT/m। अच्छा, ये अब दोनों तरफ, अच्छा ये अंडर रूट होगा, यहाँ पे भी अंडर रूट होगा, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दे तो 3RT/m इज इक्वल टू 1 + 5/x इंटू 8RT/m। अच्छा, RT से RT, m से m गया, अब पाई की जगह पर बोला है 22/7 रख देंगे, तो 3 इज इक्वल टू 1 + 5/x इंटू 8/पाई की जगह पर 22 इंटू ऊपर जाएगा 7, तो ये 3 इंटू 22/8 इंटू 7 इज इक्वल टू 1 + 5/x। अच्छा, पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ x, तो इसमें से अगर हम 1 माइनस करें तो ये 6 माइनस ये 1 इधर ले आके जब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 56/56 इज इक्वल टू 5/x, ये आपको आ जाएगा 10/56 इज इक्वल टू 5/x, ये 5 2 जा 10, तो आपको 2 से ये 28 बार में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 28, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 13 का 1, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपको एरर से ट्राई करेंगे, बन जाना चाहिए। A body of mass this much kg is moving with a velocity of this, its kinetic energy will be what? अब काइनेटिक एनर्जी तो निकल जाएगा सिंपल, केवल हाफ m की जगह पर 5 इंटू वी स्क्वायर की जगह पर 20 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 2 × 10 = 20, 5 × 50 गुने 200, यानी कि 1000, ये 2 को 0 इसके वजह से 5 × 10 मतलब 1000 जूल। अच्छा, 1000 तो सब में, यानी कि ये और ये गया। अब एरर निकालना है, एरर कैसे निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेंगे, हाफ mv²। अच्छा, डेल्टा k/k हो जाएगा, ये हाफ तो हटा देंगे एरर में, तो डेल्टा m/m प्लस 2 टाइम्स डेल्टा v/v, यही हो जाएगा। अब डेल्टा m का वैल्यू दे रखा है 0.5/m की जगह पर 5 प्लस 2 इंटू डेल्टा v का वैल्यू 0.4 बाई वेलोसिटी का वैल्यू दे रखा है 20। अच्छा,
तो डेल्टा के निकालना है। आंसर क्या लिखेंगे, के प्लस डेल्टा के। तो डेल्टा के लिए डेल्टा के इज इक्वल टू, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्यों, क्योंकि के का वैल्यू है 1000, यानी कि 1000 ये आएगा आपका डेल्टा के। तो ये कैलकुलेट करने पे आना चाहिए। ये जब ये 10 नीचे आएगा 10, यानी कि 1/10 प्लस, जिसकी वजह से 1 0 नीचे, 4 पीछे 20, ये हो गया 50, ये 25, 1/10 प्लस 1/25 तो 1000, यानी कि ये आ जाएगा 100। जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 तो यहाँ आ जाएगा 100 प्लस ये 40, यानी कि 140 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ये 1 सही होना चाहिए, 14 का 1। ठीक है, 14 का 1 करेक्ट है। अब 15 नंबर क्वेश्चन। Two bodies are having kinetic energies in the ratio of this. If they have the same linear momentum, the ratio of their masses uh, respectively is what? तो काइनेटिक एनर्जी K1/K2 इज इक्वल टू दे रखा है 16/9। अप्लाई की सेम लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में अगर हम इसको लिखें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे रखा है और लीनियर मोमेंटम P1 बराबर P2 बोला है। मतलब क्या है, M1 V1 बराबर M2 V2 होगा। अब K1 को लिख सकते हैं हम हाफ mv², यानी कि M1 V1 स्क्वायर अपन M2 V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/9 दे रखा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं M1 इंटू V1 बाई M2 V2 इंटू V2 इज इक्वल्स टू 16/9, और M1 V1 बाई M2 V2 तो इक्वल है, तो कट गया, यानी कि V1/V2 आपको आ गया 16/9। अच्छा, लेकिन पूछा है आपको M1/M2, तो यहाँ से अगर हम लिखें M1/M2 इज इक्वल्स टू V2/V1, यानी कि M1/M2 क्या है, V2/V1, मतलब 9/16 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, 15 का 4 होना चाहिए, दिया भी है। क्वेश्चन नंबर 16। ये आपको बर्नौली इक्वेशन से सवाल है, आसान सा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी लगाना है इसमें। The figure shows a liquid of given density flowing steadily in a horizontal tube of varying cross section. Cross sectional area at A, area at A दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, and B is this, area at B is 25 mm को अगर हम सेंटीमीटर में करें या फिर इसी को सेंटीमीटर में कर देते हैं, मतलब mm में, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आता है 10⁻⁻1 mm। उससे बढ़िया इसी को हम mm सेंटीमीटर में कर देंगे, यानी कि 10 इंटू 10, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 mm इज इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर, तो mm स्क्वायर है तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एट बी आ गया। का एरिया एट बी होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिनट, सॉरी, इसको डिवाइड करना होगा 100 से, तब जाके ये आपका होगा यहाँ मतलब सेंटीमीटर में। ये क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर, मतलब इसको डिवाइड करना होगा, ये सेंटीमीटर में करने के लिए अगर mm में है तो 1/100, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 mm। ठीक है, 1 mm इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर से वही, ये तो होगा mm इज इक्वल टू 10 सेंटी 1
10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 mm होता है मिली सेंटी डेसीमीटर। तो इधर वाला सब बड़ा है, मतलब इसमें अगर हमको सेंटीमीटर में जाना है तो mm में मल्टीप्लाई करना होगा, तो जाके हम सेंटीमीटर में जाएंगे। अब नहीं मान लीजिए अगर हमको मीटर में जाना है, मिली सेंटी डेसीमीटर, तो मीटर में जाने के लिए हम 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो एक सेंटीमीटर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो जाके मीटर आएगा, उसी तरह 1 mm को डिवाइड करेंगे तो जाके सेंटीमीटर आएगा, और एक का गैप होता है इसलिए इसमें 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जस्ट हमने आपको बता दिया कैसे क्लियर करेंगे। तो अब 6 सेंटीमीटर में जाना है तो डिवाइड करना होगा, उसी तरह सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो डिवाइड करना होगा, और जितने स्टेप में जा रहे हैं उतने जीरो से डिवाइड करना होता है। यहाँ 100 से करेंगे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है, यहाँ 10 से कर रहे थे इसलिए यहाँ 100 हो गया। इस वाले केस में मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 10 का डिफरेंस है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। 25 इंटू केवल यूनिट के चलते 100, तो एरिया एट बी निकल गया। उसके बाद दे रखा है द स्पीड ऑफ लिक्विड एट बी इज, तो वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगा 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये अच्छा है। अच्छा, सेंटीमीटर में दे रखा है। अब पी ए माइनस पी बी पूछा, पी ए माइनस पी बी, तो उससे पहले आप वेलोसिटी एट ए निकाल सकते हैं। ऐसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के एरिया एट ए इंटू वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू एरिया एट बी इंटू वेलोसिटी एट बी, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। तो एरिया एट ए 1.5 इंटू वेलोसिटी एट ए नहीं पता, इज इक्वल टू एरिया एट बी 25/100 इंटू वेलोसिटी एट बी 60। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू एक जीरो से एक जीरो गया, और एक यहाँ पे आएगा 25 इंटू 6/10 इंटू 1.5। तो 1.5 की वजह से एक 10 से 10 गया, ये 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 पचे 25, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एट ए आया। वेलोसिटी एट ए आया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये मीटर नहीं सेंटीमीटर है। तो वेलोसिटी एट ए आ गया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कम होगा, वेलोसिटी कम आया भी, और वेलोसिटी एट बी ज़्यादा होगा, ज़्यादा आया, तो ये समझ में आ गया। अच्छा, ऐसे भी एरिया एट बी छोटा होता इसलिए ये 100 से डिवाइड ही हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा है, ये छोटा है, तो मतलब यूनिट का ऐसे भी ध्यान रख सकते। तो अब हम ये लगाएंगे इक्वेशन ऑफ, मतलब बर्नौली इक्वेशन। क्या होता है बर्नौली इक्वेशन? प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो। अच्छा, ये सेम हाइट पे है तो हाइट वाला टर्म नेगलेक्ट कर देंगे, हाफ रो बी वेलोसिटी एट ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर, यानी कि पी ए माइनस पी बी बराबर हाफ रो इंटू वी बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। बस 1/2 इंटू रो के जगह पर, एक मिनट थोड़ा सा ज़्यादा ही, मतलब वेलोसिटी तो निकाल चुके हैं। बी ए स्क्वायर यानी कि हाफ रो की जगह पर 1000, अच्छा केजी पर मीटर क्यूब है, इंटू बी वी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी वी स्क्वायर मतलब 60, अच्छा इसको अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में है तो 0.6 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, और इसको 0.1 मीटर पर सेकंड। 0.6 का मतलब 0.36, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 0.01, तो बचा क्या, ये 500 इंटू इसमें से अगर घटेगा तो क्या होगा 0.35 इंटू 500। ये के बाद में 5 इंटू 35, 5 का 35, 5 3 या 15 और 2 17, 175 पास्कल।
यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 16 का 1 दे रखा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, हाफ पार्ट डन है, 30 क्वेश्चन हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर isothermal condition the pressure of a gas is given by P is equal to this, where A is a constant and V is the volume of the gas, the bulk modulus at constant temperature। अच्छा, constant temperature पे ही bulk modulus निकलता भी, तो bulk modulus का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा V बाई V। तो इसको लिख सकते हैं dP बाई dV बाई V, अगर छोटे के लिए लिखें तो यहाँ से dP आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। dP बाई dV लिख सकते हैं A इंटू -3V⁻⁻⁴। तो ये आ गया आपका dP बाई dV। तो बस dP बाई dV का वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, तो A इंटू -3V⁻⁻⁴। अच्छा, V नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ गया A इंटू -3V⁻³ आ गया। ये एक +1, ये -4 कट गया, तो -3A/V⁻³ आंसर। अच्छा, इसके टर्म्स में दिया है, प्रेशर के टर्म्स में, तो इसको प्रेशर के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? -3 तो रहने दीजिए, A/V⁻, ये -3 हो गया, ये A/V⁻3, तो प्रेशर यहाँ पे आ गया आपको P, यानी अच्छा यहाँ पे पहले से माइनस होता है, बिना माइनस के ये वाला जब आप श्रिंक करिएगा तो यहाँ ऑलरेडी माइनस आएगा, इसलिए इसको प्लस करने के लिए माइनस होता है ऑलरेडी, तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस प्लस, यहाँ एक और माइनस लगा कि ये प्लस, यानी कि 3P आंसर 17 का 2। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है आपको लॉजिक गेट का सवाल। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। मान लीजिए ए और बी आपका इनपुट दिया हुआ है, तो वाई आपका आउटपुट क्या होगा? तो कुछ लोग ऐसे मतलब डायरेक्टली हम करने का बता रहे हैं, मतलब ए और बी मान लीजिए लो है, जब ये लो है दोनों, तो ए लो जब जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा, मान लीजिए 0 आ रहा है ए, यहाँ पे 1 बन जाएगा, और बी 0 से और करेंगे तो 0 ही होगा। उसके बाद में आपको जब इन दोनों का एंड करेंगे, एंड, तो 0 आ जाएगा, 0 का नॉट करेंगे तो 1 आएगा, मतलब ऊपर आना चाहिए ये आंसर में, तो ऊपर एक ही में है, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। बाकी सबको आप मिला सकते हैं, लेकिन एक ही से पता चल गया। और इसका इक्विवेलेंट अगर हम मतलब इक्वेशन लिखना चाहें तो ये क्या है, ये है, उसके बाद में इसका नॉट लिया गया, नॉट हो गया। फिर यहाँ पे बी क्या है, बी बी ही है यहाँ पे, और इन दोनों का एंड किया गया है, मतलब यहाँ पे डॉट आएगा, उसके बाद में नॉट किया गया है दोनों का, तो 9। इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, चाहेंगे तो इसको तोड़ के लिख सकते हैं, ए पर डबल बार आ जाएगा, डॉट के बदले में प्लस इंटू बी बार, ये इसकी इक्विवेलेंट आ गई। तो इसको भी आप इसके हिसाब से भी कर सकते हैं, नहीं डायरेक्टली करेंगे ज़्यादा आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 19, ये SHM का आसान सा सवाल है। Which graph represents the difference between total energy and potential energy of a particle executing? अच्छा, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम इंटू वी इसके टर्म्स में क्या होता है, मतलब जब पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब एक्स मैक्सिमम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको आप इसे लिख सकते हैं हाफ एम, अच्छा दोनों इसको स्क्वायर भी तो करेंगे, एम इंटू ओमेगा, दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यहाँ से बाहर आ जाएगा केवल रूट के अंदर से, फिर स्क्वायर चढ़ेगा तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बोल रहा है कि ये इसका ग्राफ क्या होगा, तो ये अच्छे से देख रहे होंगे आप, ये जब स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे हम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मतलब पैराबोला है और अपोजिट है, मतलब नीचे घुमा हुआ पैराबोला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ठीक है। सो गाइस अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसमें इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो एनर्जी रिलीज निकालने के लिए आपको इधर जो मास है, इस वाले मास के इक्विवेलेंट जो एनर्जी है माइनस ये वाले जो मास के इक्विवेलेंट है, ये वाला एक्स्ट्रा एनर्जी है, मतलब दिस माइनस दिस करेंगे, मतलब रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास करेंगे, यही वाला जो डेल्टा एम आएगा उसी से एनर्जी निकलेगा। और क्वेश्चन में ही दे रखा है इस वाले मास के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये एनर्जी जो होगा वो आएगा 238.05079 माइनस 234.04363 माइनस 4.00260 इंटू 931.5। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बनेगा 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैलकुलेट कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। उसके बाद में जो आएगा ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31, ये सब इंटीजर टाइप है। इसमें क्या दे रखा है, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्टील वायर ऑफ स्ट्रेंथ 20 मीटर स्ट्रेच्ड थ्रू 2 सेंटीमीटर। डेल्टा एल का वैल्यू दे रखा है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर ही लिखते हैं, 0.02 मीटर इज 80 जूल। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, एरिया पूछा है। अच्छा, या वाई का भी वैल्यू दे रखा है, यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो स्ट्रेस, ये जो यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स बाई एरिया, अपॉन स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ मान लीजिए एल है। तो ये दे रखा है 2 इंटू 10⁻11 इज इक्वल्स टू, फोर्स नहीं पता है, एरिया भी नहीं पता है, इंटू चेंज ओरिजिनल लेंथ 20 मीटर है, और डेल्टा एल आपको दे रखा है 2/100 करेंगे ऊपर चला जाएगा, ये ही है ये। तो यहाँ से एफ बाई ए का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये 2 10 या 20 यानी कि 2 इंटू 10⁻, ये 10 का पावर 3 इधर से 11 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 11 में से 3 गया 8, ये आया एफ बाई ए का वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो एनर्जी दे रखा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये स्ट्रेस है ये स्ट्रेन। तो अगर इसको हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एनर्जी आ जाएगा, मतलब हाफ स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम कर देंगे, एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो लेंथ आपको दे रखा है 20 मीटर, ये आपका वॉल्यूम हो गया, ये है आपको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये टोटल मल्टीप्लाई होके एनर्जी बन गया जो कि 80 जूल के इक्वल होगा। तो 80 इज इक्वल्स टू हाफ, एफ बाई ए का वैल्यू है 2 इंटू 10⁸ इंटू डेल्टा एल है 2/100 इंटू एल है 20 मीटर इंटू एरिया नहीं पता है, और ये 20 है एरिया इंटू लेंथ 20, ये 20 से 20 गया, ये 2 से 2 गया, फिर ये 2 से 4 बार में 40। दिस इम्प्लाई एरिया कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से यहाँ 6 बचेगा, तो 40/10⁶, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/10⁵। अगर ये आएगा मीटर स्क्वायर में, अब इसको mm² में पूछा है, यहाँ पर mm² में कन्वर्ट करने के लिए 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40 mm²। ये 10⁵ इंटू 10⁶, ये एक जीरो बच जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा 40, जो कि शायद दे भी रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं।
21 का 40, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। पोटेंशियल V नॉट इज अप्लाइड अक्रॉस यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस R। कोई यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेसिस्टेंस R है, इसके अक्रॉस लगाया गया है V नॉट। द पावर डिसिपेशन इज P1। The wire is cut into two equal halves and the potential of V naught is applied across the length of each half। इसको हाफ कर दिया, फिर इसको फिर से एक और छोटा सा 2L/2 हो गया, ये भी L/2। और रेसिस्टेंस जो होता है L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये L/2 लेंथ हुआ तो रेसिस्टेंस हो जाएगा R/2, इसका भी R/2, और दोनों की तरफ पोटेंशियल लगा दिया V नॉट। अब इन दोनों का पावर जो है P2 है, दोनों का सम, तो P1 कितना हो जाएगा V नॉट स्क्वायर बाई आर, और उसी तरह P2 कितना हो जाएगा V नॉट स्क्वायर बाई R/2, मतलब ऊपर एक चला जाएगा, फिर उसी तरह उसका भी आ जाएगा 2V नॉट स्क्वायर बाई आर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 4V नॉट स्क्वायर बाई आर। पूछा है P2 बाई P1, P2 बाई P1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4V नॉट स्क्वायर बाई आर इंटू V नॉट स्क्वायर बाई आर, ऊपर चला जाएगा, ये आर से आर गया, V नॉट से V नॉट गया, 4 आ गया। इसको इक्वेट करना है √x/1 से, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, x का मान आ जाएगा 16, यही होगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप एक बार ट्राई करेंगे। ये SHM का सवाल है। At a given point of time, the value of displacement of a simple harmonic oscillator is given as y is equal to this if the amplitude is 40 and kinetic energy at that time is 200 जूल। काइनेटिक एनर्जी दे रखा है 200 जूल। द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज व्हाट। अच्छा, फोर्स कांस्टेंट क्या होता है के, इसका वैल्यू पूछा है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले ये दे रखा है y इज इक्वल्स टू ए cos 30 का वैल्यू क्या होगा √3/2, ये आ गया आपका y का वैल्यू एट दिस टाइम। और एम्पलीट्यूड भी दे रखा है, तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू 40 पुट कर देंगे, तो 40/100 इंटू √3/2, ये आ गया आपका मीटर में पुट किए हैं, तो ये आ गया y का वैल्यू। अच्छा, उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, m ओमेगा स्क्वायर को हम k लिख सकते हैं, k इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 200। अच्छा, 200 इज इक्वल्स टू हाफ, k नहीं पता है, a का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, ये कट के हो जाएगा आपको 4, तो 2/2 2 4 5 10, यानी कि √3/5। हाँ ठीक है, ये 1 0 से 1 0 गया, 2 2 4 2 5 10, यानी कि √3/5 का स्क्वायर करेंगे 3/25 माइनस। अच्छा, ये ए का वैल्यू यहाँ पुट करना था, यहाँ होगा 3/25 एक्स की जगह पर, ये वाई है, और एम्पलीट्यूड का वैल्यू तो दे रखा है ऑलरेडी 40/100, यानी कि 0.4, 40/, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5, यानी कि 4/25, तो ये आ जाएगा k इंटू 4 - 3 1/25, यहाँ पे 2 है, इज इक्वल्स टू 200 जूल। तो k का वैल्यू आ गया 50 इंटू 200, तो ये आ जाएगा 5 दूना 10, उसका बाद 3 और 0 है, इंटू 10⁻3, यानी कि 10⁻4 हो गया ये। अब ये इसका आंसर होगा, x का वैल्यू 4, 10⁻x पूछा है, x का मान 4 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप एक बार ट्राई करेंगे। The resistance of 5 ohm is shunted with a moving coil galvanometer. It shows a full scale deflection for a current of 250 milliampere. 250 milliampere मतलब 0.5 ampere. However, when 1050 ohm resistance is connected with it in series, it gives full scale deflection for 25 volt. The resistance of, अच्छा एक बार एमीटर बनाए, एक बार
वोल्ट मीटर बनाया है, दोनों के केस में तो कैल्वेनोमीटर का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होगा सेम होगा। तो मान लीजिए लेट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बी, लेट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बी आई। तो जब ये शंट किया है मतलब क्या है कि पैरेलल में कनेक्ट किया होगा 5 ओम को। मान लीजिए जी है गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, इसके पैरेलल में जब हम 5 ओम करेंगे तो ये आगे आपको एमीटर बन गया। अब बोल रहा है इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हम खुद से माने हैं आई, और इसमें ये आई कब शो कर रहा है जब 250 मैक्सिमम लगा रहे हैं। तो यहाँ से 250 मिली एम्पियर आ रहा है यानी कि 0.25 एम्पियर। इसमें से आई इधर चला गया तो इधर कितना जाएगा 0.25 माइनस आई। अच्छा, अब इसका इक्वेशन सिंपल है, लिख देंगे इसके अक्रॉस वोल्टेज इक्वल टू इसके अक्रॉस वोल्टेज, मतलब G इंटू आई इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0.25 माइनस आई। तो जी आई इज इक्वल्स टू ये 5 इंटू 125, 25 पचे 125, दो अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ एक डेसिमल लगा देंगे -5 तो यहाँ से आई का वैल्यू आ जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस जी। ये इक्वेशन 1 आ गया। हमको जी का वैल्यू निकालना है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि हाउएवर इतना रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड विथ इट इन सीरीज, मतलब वोल्ट मीटर बनाया। अब जी में मान लीजिए ऐसे था, अब इसमें कनेक्ट कर दिया आपको 1050 ओम। तो बोल रहा है कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आई होगा और ये शो कब हो रहा है 25 वोल्ट अप्लाई करने पर। ये 25 इज इक्वल्स टू आई इंटू जी प्लस 1050 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू आई की जगह पर 1.25 बाई 5 प्लस जी इंटू जी प्लस 1050। ये 1050 1025 लिख दिए। अब 25 बाई 1.25 इज इक्वल्स टू जी प्लस 1050 अपॉन 5 प्लस जी। अब ये हो जाएगा डबल जीरो ऊपर चला जाएगा, ये कटेगा तो 125 दूना 225 50, यानी कि एक और जीरो एक्स्ट्रा था लिख दिए। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्रिस क्रॉस, 20 25 100 प्लस 5 20 जी इज इक्वल्स टू जी प्लस 1050। तो ये आ जाएगा 19 जी इज इक्वल्स टू 950। दिस इम्प्लाई जी इज इक्वल्स टू 950 बटे में 19, तो 19 पचे 95 यानी कि 50 ओम इसका आंसर। अच्छा, 50 ओम दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 में एक बार ट्राई करेंगे आप। रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ एच ई प्लस बोहर्स मॉडल इज R1। R1 क्या होगा? अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी से केवल काम कर चल जाएगा, 0.53 होता है इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो हीलियम के लिए क्या होगा, पहले तो बोला है सेकेंड ऑर्बिट, मतलब एन का वैल्यू 2 है, 0.53 इंटू 4/जेड। हीलियम है तो हाइड्रोजन हीलियम, यानी कि जेड का वैल्यू 2, यानी कि ये आ गया 0.53 इंटू 2। और R2 क्या हो जाएगा, Be3 प्लस फोर्थ ऑर्बिट, 0.53 इंटू फोर्थ ऑर्बिट का मतलब 4 चौके 16 अपॉन बेरिलियम में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, यानी कि 4, इसका एटॉमिक नंबर 0.53 इंटू 4 चौके 16। ये अब पूछा है R2/R1, यानी कि 0.53 इंटू 4/0.53 इंटू 2। तो ये इससे गया 2 2 या 4, यानी कि आंसर हो गया आपको 2, यानी कि 25 का 2 दे रखा है। और क्वेश्चन नंबर 26 आप एक बार इसको ट्राई करेंगे। A thin sheet, a thin infinite sheet charge and an infinite line charge। अच्छा, इनफाइनाइट शीट चार्ज है और एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, दोनों इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर और इधर एक्सटेंडेड है इन्फिनिटी तक। बोल रहा है आर प्लेस्ड 5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर। पॉइंट्स पी एंड क्यू आर एट
this much meter and this much meter perpendicular distance from the line charge towards sheet charge respectively। अच्छा 3/पाई जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम लाइन चार्ज ये है, और 3/पाई पी पॉइंट मान लीजिए यहाँ से, ये है कितने दूरी पर 3/पाई, और क्यू पॉइंट है आपका 4/पाई दूरी पे किससे, इतना मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज टुवर्ड्स द शीट एंड रिस्पेक्टिवली। अच्छा, और फिर क्यू है आपको 4/पाई, 4/पाई पे है क्यू आपका। तो पूछा है कि इफ ई पी एंड ई क्यू आर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, तो ई पी बाई ई क्यू क्या हो, तो ई पी होगा कुछ कुछ इसके वजह से होगा, कुछ इसके वजह से। अच्छा, इस पे प्लस सिग्मा है और इस पे प्लस लैम्डा है, तो इसके वजह से क्या होता है, सिग्मा के वजह से ये प्लस वाले की वजह से इससे दूर जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसके वजह से पी पॉइंट पे इससे भी दूर जाता हुआ। तो किसी एक को पॉजिटिव मान लेते हैं, मान लीजिए हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें, तो ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई 2k, या फिर मैंने लिख रखा है इसका फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस इसके लैम्डा के द्वारा होता है 2k लैम्डा बाई लाइन चार्ज के लिए 2k लैम्डा बाई आर। तो और इससे जो सीट के वजह से होता है वो मतलब इसके नज़दीक में है, तो इस पे मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसा होता है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और 2k लैम्डा बाई आर। अब इस पी पॉइंट का आर का दूरी 3/पाई है, तो पाई ऊपर चला गया, तो इसको जब हम पुट करेंगे तो ये आएगा आपको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 इंटू के की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा इंटू पाई, तो ये आ गया बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम कॉमन करें तो सिग्मा बाई 2 माइनस 2 टू 4 लैम्डा पाई बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट तो बाहर, तो लैम्डा पाई बाई, अच्छा ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा बाई 2, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा माइनस लैम्डा, ये आ गया पी पॉइंट पे। उसी तरह क्यू पॉइंट पे आएगा ये पी एट क्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2k लैम्डा बाई आर की जगह पर 4 और ऊपर चला जाएगा पाई, तो ये आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2k की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 इंटू लैम्डा इंटू पाई, पाई से पाई कट गया, और यहाँ पर भी अगर हम सिग्मा बाई ये 2 टू 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन करें, नहीं 1/2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन करें, सिग्मा दोनों में नहीं है तो 1, ये हो जाएगा अंदर में सिग्मा माइनस लैम्डा बाई, ये था कितना 2 टू 4, तो 4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस लैम्डा बाई 4, यहाँ पे केवल बचा है सिग्मा माइनस लैम्डा, और यहाँ बचा 2, 3 भी था, तो यहाँ पे लैम्डा बाई 3 बचेगा, ठीक है। उसके बाद पूछा है ई पी बाई ई क्यू का रेशियो, ई पी बाई ई क्यू, तो ई पी बाई ई क्यू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। अच्छा, ये भी दे रखा है फॉर 2 सिग्मा इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो लैम्डा के जगह पर हम 2 सिग्मा रख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 2 सिग्मा रखें, ये 2 टू 4, ये सिग्मा माइनस सिग्मा बाई 2 आ जाएगा आपको 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा बाई 2, ये इसका वैल्यू आ गया। और ये वाले में भी अगर हम पुट करें 2 सिग्मा लैम्डा की जगह पर, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा माइनस 2 सिग्मा बाई 3, ये आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू
3 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा 1 मतलब सिग्मा बाई 3। तो इसी का रेशियो पूछा है। ईपी बाई क्यू, ईपी ये है आपका, तो सिग्मा बाई 6 एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये सिग्मा बाई 2 टू जब 4 एप्सिलॉन नॉट, तो 4 एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, सिग्मा सिग्मा गया, तो ये आ गया 4/6। तो यहाँ से ए का वैल्यू 6 आ रहा है, 26 का, जो कि 6 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर मतलब इसका आंसर 6 होगा। ठीक है, अब 27 नंबर में चलते हैं। हाँ 6 भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 27, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। In the given figure, an inductor and a resistor are connected in series with a battery of EMF E volt. इतना जूल पर सेकंड represents the maximum rate at which the energy is stored. मतलब डी ई बाई डी टी दे रखा है, ये ई रेस्ट पर ए बाई 2b जूल पर सेकंड। तो पूछा है ए बाई बी बाई ए का रेशियो। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। इंडक्टर में एनर्जी जो स्टोर्ड होता है, एनर्जी केवल इसी में स्टोर्ड होता है इंडक्टर में, आर में तो एनर्जी स्टोर होता नहीं। तो हाफ एल आई स्क्वायर और डी ई बाई डी टी यहाँ से निकाल लेंगे, तो 1/2 इंटू एल, एल तो कांस्टेंट है, तो 2, तो आई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2i आ जाएगा यहाँ पर, इंटू डी आई बाई डी टी। इसको लिख सकते हैं एल आई डी आई बाई डी टी। अच्छा, डी आई बाई डी टी फिर से निकालना होगा, और आई का, ये आई इसमें फंक्शन होता है, आई इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी आर बाई एल। अच्छा, तो डी आई बाई डी टी निकल जाएगा यहाँ से, डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस ई रेस्ट पर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेस्ट पर एक्स ही होता है, इंटू माइनस टी आर बाई एल के साथ है, तो माइनस आर बाई एल यहाँ आ जाएगा। तो आई नॉट, ये माइनस माइनस प्लस ई रेस्ट टू द पावर माइनस टी आर बाई एल इंटू आर बाई एल, ये आ गया आपका डी आई बाई डी टी का वैल्यू। तो ये डी ई बाई डी टी में ये पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका एल आई एल इंटू, अच्छा आई की जगह पर फिर से आपको आई नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस टी आर बाई एल तो पुट करना ही होगा, और डी आई बाई डी टी की जगह पर ये आई नॉट इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस टी आर बाई एल इंटू आर बाई एल। अच्छा, ये एल से ये एल गया, आई नॉट स्क्वायर ये बन जाएगा, ये दोनों आई नॉट इंटू आई नॉट स्क्वायर इंटू ये इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा। अच्छा, आर तो रहेगा इधर, आई नॉट स्क्वायर आर इंटू ये ई रेस्ट पर माइनस टी आर बाई एल माइनस ई रेस्ट पर माइनस 2 टी आर बाई एल। अब ये आपका वैल्यू दे रखा, अब ये बोल रहा है कि ये मैक्सिमम रेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करके जीरो करेंगे, तो जिस टाइम पे ये जीरो होगा वहीं उसी पॉइंट पे जो मैक्सिमम आएगा वो इसका वैल्यू होगा। मतलब डी ई बाई डी टी को एक और बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक बार हम इसको इरेज कर देते हैं, ये सब तो निकल गया डी आई बाई डी टी। तो अच्छा, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तभी तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल पाएंगे। टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो रहेगा, उसको जीरो करेंगे तो बाद में चल ही जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अंदर वाले को। तो माइनस टी आर बाई एल इंटू माइनस आर बाई एल माइनस ई रेस्ट पर माइनस 2 टी आर बाई एल इंटू माइनस, मतलब टी का डिफ्रेंशिएशन मतलब टी के साथ जो है फिर से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2r/l इक्वल्स टू 0। अच्छा, ई रेस्ट टू द पावर, अब r/l दोनों में कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस टी आर बाई एल इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर माइनस 2 टी आर बाई एल इंटू इंटू टू तो बचेगा यहाँ पर। अच्छा, अब दोनों तरफ ln ले लेंगे, मतलब log टू द बेस ई लेंगे, तो इधर बचेगा 2t माइनस 2 t r/l, इधर बचेगा log 2 टू द बेस ई
माइनस 2TR/L। अच्छा, नहीं, यहाँ इधर तो केवल TR/L है, तो इधर -2TR नहीं, तो ये हो गया आपको, इधर आपको ये आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो TR/L इज इक्वल टू log 2 to the base e। यहाँ से t आ जाएगा आपका L log 2 to the base, तो ये आ जाएगा L log 2 to the base L log 2 to the base e अपॉन R। अब ये आ गया इस टाइम के वैल्यू पे, ये वाला जो de/dt आएगा, हाँ, ये इसमें पुट कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको फिर से हम इरेज कर देंगे, ये टाइम का वैल्यू निकालने के लिए केवल था, एक और बार एक्स्ट्रा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैक्सिमम यही इसी टाइम पे आ रहा है। अब इस टाइम के वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, I0² R इंटू ई रेज टू द पावर -L log 2 to the base e इंटू R/L इंटू R। यहाँ पे ये L से ये L गया, R से R गया, तो ये 1/2 होगा, ये माइनस यहाँ जाएगा, माइनस यहाँ पे चला जाएगा, 2 raised to the power -1, और बेस सेम है तो ये बन जाएगा आपका 1/2। इन द सेम वे जब यहाँ पे पुट करेंगे तो -2 ऊपर जाएगा, तो 2 raised to the power -2 बनेगा, तो ये 1/4 बनेगा, तो 1/2 - 1/4 I0² R इंटू 1/2 - 1/4, ये 1/4 हो जाएगा। अब I0 की जगह पर E/R लिख सकते हैं, तो E²/R² इंटू R इंटू ये 1/4, ये सब फिर से इरेज कर देते हैं हम इधर। तो इज इक्वल्स टू E0² इंटू 1/4। अब E0² की जगह पर हम 25 लिखेंगे, 25 इंटू 1/4। अब इसको कंपेयर कराना है ई रेज टू द पावर A/2B से, ये 2 से 2 गया, तो B आ जाएगा आपको 50 और A आ जाएगा 2, तो B/A पूछा है तो 50/2 यानी कि 25 इसका आंसर, 27 का 25 दे रखा है। ये आसान सा सवाल था, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा बनाने में। अब क्वेश्चन नंबर 28। A fish rising vertically upward with a uniform velocity of 8 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ जो फिश है वो 8 मीटर पर सेकेंड है, वाटर में ऊपर जा रही है, वाटर में। अच्छा, ऑब्जर्व्स दैट a bird is diving vertically downward towards the fish with the velocity of 12 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू फिश एज सीन फ्रॉम द वाटर, वाटर में सीन कर रही है तो 12 मीटर पर सेकेंड, ये अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड, ये एयर में। अच्छा, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, म्यू का वैल्यू दे रखा है 4/3, तो देन द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ और द डाइविंग बर्ड टू पिक द फिश, एक्चुअल वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश इज इक्वल टू आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश। ये अब वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश 12/4/3 म्यू लिखेंगे, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बर्ड, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बर्ड नहीं पता है, माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश 8/4/3, तो ये आ जाएगा 4 3 12, यानी कि 9 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस 4 2 जा 8 2 6 जा 12, यानी कि 9 वेलोसिटी ऑफ बर्ड आ गया ये। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ फिश अपवर्ड, अगर हम अपवर्ड को पॉजिटिव लें तो वेलोसिटी ऑफ फिश पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ बर्ड ये रहेगा, और वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश को नेगेटिव लेना पड़ेगा, -9, यहाँ -9 आएगा, -9 + 6 इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ बर्ड
3 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड में, तो अगर हम अपवर्ड को पॉजिटिव लिए थे तो ये 3 मीटर पर सेकेंड आंसर होगा डाउनवर्ड में। इतने मतलब इतने स्पीड से एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बर्ड है, जो कि इतने से वो नीचे आ रही है, और दिख कितने से रहा था 12 से। ठीक है, यानी कि 28 का आंसर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 29। A solid sphere is rolling on a horizontal plane without slipping. If the ratio of angular momentum about axis of rotation of the sphere to the energy of moving sphere is this, the value of its angular speed will be. इसका रेशियो दे रखा है एंगुलर मोमेंटम अपॉन टू द टोटल एनर्जी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है स्फीयर का, जो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे आई इंटू ओमेगा, इसके जो एनालॉगस होता है टोटल एनर्जी क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस और कौन सा एनर्जी होगा, एंगुलर रोटेशन की वजह से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू अगर कुछ वेलोसिटी है तो एम भी स्क्वायर। ये ठीक है इतना, या फिर शायद मैंने नहीं लिख रखा है, यही होना चाहिए आई ओमेगा। तो आई का वैल्यू क्या होगा, आई विल बी सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है, आई का वैल्यू 2/3 इंटू एम आर स्क्वायर। और हॉलो के लिए होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। हॉलो का ज़्यादा होना चाहिए, सॉलिड का कम होना चाहिए, तो ये 2/5 इसमें होगा, यानी कि सॉलिड का 2/5 यानी कि कम होगा, क्योंकि इसका मास मतलब सेंटर के नज़दीक ज़्यादा है। ये आई आ गया 2/5 एम आर स्क्वायर, तो 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन हाफ आई की जगह पर 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू भी इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये अब इसी का रेशियो पूछा है, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर दोनों तरफ ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 5 अपॉन 1/5 प्लस 1/2, क्योंकि 2/5 इंटू ये 5 इंटू 2 अपॉन 7, 5 से 5 गया यानी कि 4/7 है। अब ये दे रखा है rotates axis of rotation of the sphere to the total energy of the sphere is pi/22, then the value of its angular speed will be। तो 4/7 को दे रखा है pi/22। अच्छा एंगुलर स्पीड ओमेगा, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये है कि ओमेगा यहाँ एक था, यहाँ नीचे स्क्वायर था, तो हमने नीचे एक ओमेगा तो बचेगा, नीचे एक ओमेगा बचेगा, तो 7 ओमेगा यहाँ से आपका आ गया। अगर हम पाई का वैल्यू 22/7 पुट करें इंटू 22, ये 22 से ये 22 गया, ये 7 से 7 गया, तो ओमेगा का वैल्यू आ गया आपको 4। वी इज इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा इज pi/22, देन द वैल्यू ऑफ इट्स एंगुलर स्पीड ओमेगा। अच्छा एंगुलर स्पीड ही पूछा है, ओमेगा का वैल्यू यानी कि 4, 29 का 4 आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 30 वो है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम द गिवन फिगर, फ्रॉम द गिवन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमीटर, मान लीजिए जिधर से एरो होता है उसको एमीटर बोलते हैं, ये आपका बेस हो गया, तो एमीटर को कॉमन किया है, ये आपको कलेक्टर हो गया आई सी, ये हो गया आई बी। अच्छा द वैल्यू ऑफ पावर गेन ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इज 10⁻⁴ तो पावर गेन पूछा है, पावर गेन क्या होगा, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। तो यहाँ पर वोल्टेज गेन क्या होगा, वोल्टेज जो आउटपुट में है अपॉन वोल्टेज जो इनपुट में है इंटू, और करंट गेन आई
मतलब IC बाई IB जो आउटपुट करंट है अपॉन जो इनपुट करंट है बेस। तो V0 को आप लिख सकते हैं IC इंटू V आउटपुट है IC इंटू RC अपॉन B इनपुट क्या है IB इंटू RB इंटू IC अपॉन IB। इसको IC अपॉन IB ऐसे लिख सकते हैं IC अपॉन IB का स्क्वायर इंटू RC अपॉन RB। RC अपॉन RB दे रखा है RC अपॉन RB यानी कि 1/10 और किलो ओम से किलो ओम कट जाएगा। अब IC बाई IB कैसे निकालेंगे IC अपॉन IB इसका स्लोप है तो लिख सकते हैं 20 माइनस 10 इंटू 10⁻³ तो एम्पियर में आ गया अपॉन 20 माइनस मतलब 200 माइनस 100 100 इंटू 10⁻⁶ ये हो गया आपको 10/100 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻2 हो जाएगा। यानी कि IC बाई IB यानी कि 10⁻2 उसका स्क्वायर करेंगे 10⁻4 इंटू 1/10 ये हो गया 10⁻3। यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 10⁻x पूछा है तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा आंसर, यही जो कि आंसर दे रखा है। अच्छा तो ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और डू लाइक this video and share among your friends. Thank you.